क्या कलयुग आ चुका है और क्या हम कलयुग में रह रहे हैं? ये सवाल अक्सर आपके दिमाग में आता होगा। अक्सर जब आप अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ चर्चा करते होंगे, तब भी कई लोग ये कहते हैं कि ये कलयुग है। लेकिन आजकल जो खबरें सामने आ रही हैं, उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि शायद ये बिल्कुल सही है कि अब कलयुग आ चुका है। अब हम डीएनए में एक ऐसी खबर का विश्लेषण करेंगे जिसे आपको पूरे संयम के साथ और बहुत ध्यान केंद्रित करके देखना चाहिए, क्योंकि ये खबर रिश्तों की ऐसी अबूझ पहेली से निकली है जिसे सुनकर और देखकर आपका सिर चकरा जाएगा। ये ऐसी खबर है जिसे देखकर आपके मन में यह सवाल जरूर उठेगा कि क्या हमारे समाज के अंदर ऐसा भी हो सकता है। ये रिश्तों की ऐसी पहेली है जो बताती है कि महत्वाकांक्षा किस तरह कुछ लोगों की नैतिकता को अंदर ही अंदर खोखला कर देती है। ये एक तरह से 21वीं सदी में रिश्तों में फैल चुका कैंसर है, जिसका विश्लेषण आज हम आप सब के लिए कर रहे हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जायदाद से बेदखल करने पर कोई बेटा चाकू से अपने ही पिता पर 36 बार वार करके उसे मार डाले? आमतौर पर भारतीय समाज में ऐसी कल्पना भी नहीं की जाती, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में ऐसा हुआ है। यह घटना पूर्वी दिल्ली की है, जहां मर्चेंट नेवी का एक पूर्व अफसर, इस ऑफिसर ने अपने पिता पर सिर्फ 2 मिनट के अंदर 36 बार चाकू से हमला किया। इस कातिल बेटे का नाम राहुल माटा है, जिसके बारे में लोगों का कहना है कि वो मानसिक रूप से बीमार है। राहुल की उम्र 39 साल है, जबकि उसके पिता रविंद्र माटा एक एनआरआई यानी नॉन रेजिडेंट इंडियन थे और कनाडा में नौकरी करते थे। आरोप है कि राहुल अपनी मां से हमेशा मारपीट करता था। ये बात जब उसके पिता को पता चली तो वो अपने पत्नी से मिलने के लिए दिल्ली आ गए। इसके बाद पिता ने बेटे के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई और उसकी हरकतों की वजह से उसे घर से निकाल दिया। पिता ने अपनी हाउसिंग सोसाइटी में अपने बेटे की एंट्री पर भी रोक लगवा दी। शुरुआती जांच में पता चला है कि बेटे की गलत हरकतों की वजह से उसके पिता ने उसे जायदाद से भी बेदखल करने की बात कही थी। जायदाद हाथ से निकलने की वजह से वो अपने पिता से नाराज था और इसी नाराजगी में उसने अपने पिता को मार डाला। हैरानी इस बात की भी है कि राहुल माटा नामक इस व्यक्ति की सनक अपने पिता की हत्या करने के बाद भी रुकी नहीं। राहुल ने पड़ोस में रहने वाली एक महिला पर भी कई बार चाकू से हमला किया। पुलिस से बचने के लिए इस लड़के ने खुद को पड़ोसी के फ्लैट में बंद कर लिया और जब पुलिस ने अंदर घुसने की कोशिश की तो इसने किचन में रखे एलपीजी सिलेंडर में ब्लास्ट कर दिया। इस ब्लास्ट में राहुल माटा खुद तो घायल हुआ ही, उसके साथ साथ 11 पुलिस वाले भी जख्मी हो गए। यह घटना एक तरह का अलार्म है। इससे यह पता चलता है कि हमारे समाज के नैतिक मूल्यों में कितनी गिरावट आ चुकी है। यह खबर मानसिक बीमारियों के प्रति हमारी लापरवाही को भी उजागर करती है। भारत में किसी को भी अगर जरा सा बुखार भी आ जाए तो वो सावधान हो जाता है और तुरंत डॉक्टर के पास जाता है, दवाई लेता है। मानसिक बीमारियां बुखार से कहीं ज्यादा गंभीर होती हैं, लेकिन इसके बावजूद लोग सालों साल अपने दिमाग से जुड़ी बीमारियों का इलाज कभी नहीं करवाते। उन्हें पता ही नहीं होता कि उन्हें मनोचिकित्सक के पास जाने की जरूरत है। हम इस पहलू पर भी आज बात करेंगे, लेकिन पहले आपको इस गंभीर हत्याकांड के हर पहलू को गहराई से समझना होगा। आग की ये भीषण लपटें एक कलयुगी बेटे की सनक की कहानी सुना रही हैं। दिल्ली के मधुविहार इलाके में अजंता अपार्टमेंट के 5वें फ्लोर पर आग की लपटों में घिरा ये वही फ्लैट है जिसमें ये दिल दहला देने वाली वारदात को एक सनकी बेटे ने अंजाम दिया है। ये आग एक ऐसे बेटे के तांडव का नतीजा थी जिसने अपनी सनक और गुस्से के चलते पहले तो अपने पिता की जान ले ली और फिर पड़ोस के घर में घुसकर उसमें आग लगा दी। बेटे के हाथों पिता के कत्ल की यह कहानी बाप बेटे की छोटी छोटी लड़ाई से शुरू होती है। 60 साल के पिता रविंद्र माटा कनाडा में टैक्सी चलाते थे और उनकी अपने 39 साल के बेटे राहुल माटा से बनती नहीं थी। आए दिन पिता पुत्र में झगड़े होते थे। 8 जनवरी को पिता और पुत्र की लड़ाई जानलेवा बन गई।
इसके मदर फादर से बिल्कुल नहीं बन रही थी और ये अपने इस मकान पर और इनकी प्रॉपर्टी पे कब्जा करना चाहता था, जबकि माँ बाप इसके अगेंस्ट थे। इसीलिए माँ बाप के साथ में इसके मन में जहर भरा। राहुल माटा ने झगड़े को चाकू से खत्म किया। राहुल ने अपने पिता रविंद्र माटा पर चाकू से हमला कर दिया। राहुल ने अजंता अपार्टमेंट्स के फ्लैट नंबर 32 में अपने पिता रविंद्र पर एक के बाद एक 36 बार चाकू से हमला किया। राहुल अपने पिता के शरीर में तब तक चाकू घोंपता रहा जब तक कि पिता रविंद्र की जान नहीं निकल गई। ये अपने आप को तैयार करके लेके आया था कि या तो मैं रहूंगा या मेरे माँ बाप। और चूंकि गार्ड रूम में इसके फादर इसको मिल गए, इसने 2.5 मिनट के अंदर उनके ऊपर 36 बार अटैक किया है, जबकि वो वेपन ऑफ ऑफेंस इतना हैवी है कि 2-3 बार के बाद से मुझे नहीं लगता कि वो सरवाइव किए होंगे, जिनको ब्रॉड डेड भेजा गया है। 36 बार चाकू मारकर अपने पिता की निर्मम हत्या करने वाले राहुल माटा पर इस कदर खून सवार था कि उसने पड़ोस में रहने वाली रेनू बंसल को भी मारा। महिला का अस्पताल में इलाज चल रहा है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। इसके बाद भी ये किलिंग स्प्रीट में था। जो भी इसके फादर का या मदर का सपोर्टर मोहल्ले कॉलोनी में अजंता अपार्टमेंट में था, उसके पीछे दौड़ करके या किसी भी तरह से उनको नुकसान पहुंचा सकता था। सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस का पूरा दस्ता मधुविहार के अजंता अपार्टमेंट्स में पहुंच गया। अब तक राहुल माटा के सिर पर खून सवार था। वो फ्लैट नंबर 32 से निकलकर फ्लैट नंबर 35 में जबरन जा घुसा। पुलिस फ्लैट नंबर 35 में राहुल को पकड़ने पहुंची। आरोपी राहुल माटा फ्लैट नंबर 35 के किचन में छुप गया। राहुल ने ठान लिया था कि वो किसी की पकड़ में नहीं आएगा। राहुल ने रसोई में रखे गैस सिलेंडर की नॉब खोल दी। गैस रिसने लगी और राहुल ने आग लगा दी। एक बड़ा धमाका हुआ और हर तरफ आग ही आग। इस आग में राहुल को पकड़ने गए 11 पुलिस वाले झुलस गए। राहुल खुद भी 40% जल गया। इन सभी का सफदरजंग अस्पताल में इलाज चल रहा है। जब पुलिस ने इसका पकड़ने के लिए अपोज करने के लिए किया तो उनके ऊपर भी इसने वार किया और इसने सिलेंडर में ब्लास्ट भी तब किया जब इसको पता था कि इस समय लोगों को ज्यादा से ज्यादा डैमेज पहुंचे। अपार्टमेंट में दिल दहला देने वाली इस घटना के बाद यहाँ रहने वाले लोगों में खौफ है। अपार्टमेंट में रहने वाले लोग कहते हैं कि राहुल मानसिक तौर पर बीमार था। इन्होंने 15 दिन पहले अपने लड़के को निकाल दिया, राहुल माटा को। वो बदमाशी मारता पीटता था, निकाल दिया था। इसके बाद इन्होंने 2:30 बजे आया, दोनों हाथ में चक्कू थे। राहुल अपने फादर को यहाँ चक्कू मार दिया, पड़ोसन बचाने के तो उसको यहाँ मार दिया। पिता की बेरहमी से हत्या करने वाले राहुल माटा को लेकर कई सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। पुलिस का कहना है कि उस वक्त जब राहुल के सिर पर खून सवार था, अगर उसकी मां विभा घर में होती तो उनकी भी हत्या तय थी। राहुल अजंता अपार्टमेंट में अपने पिता के करीबी दूसरे लोगों की हत्या भी करना चाहता था और इसके लिए उसने पूरी तैयारी कर ली थी। आरोपी राहुल देश विदेश में ऐसे केस के बारे में पढ़ा करता था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता लगा है कि ये बहुत ही इंटेलिजेंट और शातिर किस्म का बदमाश है। इसके ऊपर इससे पहले भी एक 354D 509 का मुकदमा एक महिला ने मधुविहार में 2015 में करा रखा है। 107-50 से कलंदरे इसके ऊपर हैं और यूएस में भी ये लिटिगेशन में आ चुका है। साइको क्रिमिनल केस में राहुल की दिलचस्पी थी। राहुल वही व्यक्ति है जिसने अफजल गुरु की फांसी का भी विरोध किया था। देश विदेश में अपराधियों को मिली फांसी पर राहुल ने स्टडी की थी। हाँ, ये सच है कि ये इम्पोर्टेंट एक्विटल्स और इम्पोर्टेंट कन्विक्शंस को फॉलो कर रहा था और रिसर्च कर रहा था कि कैसे किसी मुकदमे से ये बच सकता है, किस तरह से ये अपने आप को डिफेंस करे ताकि इसको कन्विक्शन ना हो। और ये डेथ पेनल्टी के अगेंस्ट भी अक्सर ब्लॉग लिखता था। राहुल माटा मर्चेंट नेवी में नौकरी करता था, लेकिन उसकी सनक और बुरे बर्ताव की वजह से उसे नौकरी से निकाल दिया गया। पुलिस का मानना है कि राहुल माता पिता की जायदाद में हिस्सा चाहता था, जबकि पिता रविंद्र ने राहुल को जायदाद से बेदखल करने की तैयारी कर ली थी। फिलहाल पुलिस राहुल माटा को गिरफ्तार करके पूछताछ में जुटी है। राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली। हमारे समाज में युवाओं के अंदर फैलती गुस्से की आग काफी तेजी से फैल रही है, जिसके नतीजे के तौर पर हमें इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज की एक स्टडी के मुताबिक भारत में 80% युवा आबादी ऐसी है जो काफी गुस्सैल है, यानी उन्हें जरूरत से ज्यादा गुस्सा आता है। 15 से 26 वर्ष की उम्र के हर 10 युवाओं में से 8 युवा अक्सर गुस्से में रहते हैं। स्टडी के मुताबिक जब भारत में महिलाओं को गुस्सा आता है तो वो अक्सर
अभद्र भाषा का इस्तेमाल करके अपना गुस्सा निकाल लेती हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब पुरुष गुस्से में होते हैं तो वो दूसरों को शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की एक स्टडी के मुताबिक जब इंसान गुस्से में होता है और गुस्से की वजह उसके आसपास होती है तो वो आक्रामक होकर अपना गुस्सा उतारने के लिए उसी वजह पर हमला कर देता है। जाहिर है इन दोनों ही स्टडीज में कही गई बातें काफी गंभीर और चिंताजनक हैं। दिल्ली में जो घटनाक्रम देखने को मिला है वो काफी हद तक इन दोनों ही रिपोर्ट्स का जीता जागता उदाहरण है। दिल्ली में जिस बेटे ने 36 बार चाकू से वार करके अपने पिता की हत्या की, उसका गुस्सा उस पर हावी हो गया था। उसकी मानसिक स्थिति ऐसी थी कि वो एंगर मैनेजमेंट करने के काबिल नहीं था। इसके बावजूद उसके आसपास के तमाम लोगों ने, उसके परिवार वालों ने उसे नजरअंदाज किया। उसके आसपास के लोग इस बात को रिपोर्ट कर सकते थे, उसका इलाज भी करवा सकते थे, लेकिन किसी को इस बात की अहमियत का एहसास हुआ ही नहीं। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन जर्नल की अगस्त 2016 की रिपोर्ट के मुताबिक अगर किसी को गुस्सा आता है या किसी बात से नाराज होकर वो दूसरों को शारीरिक नुकसान पहुंचाता है तो ऐसे व्यक्ति को हार्ट अटैक आने की संभावना काफी बढ़ जाती है। द इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इंडियन साइकोलॉजी की 2016 की रिपोर्ट के मुताबिक गुस्से की वजह से दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, यहां तक कि ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। जब किसी को गुस्सा आने वाला होता है तो उसके हाथ पैर में खून का बहाव तेज हो जाता है और उसके दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं और ऐसे में एड्रेनालिन हार्मोन तेजी से रिलीज होने लगता है। डॉक्टर्स के मुताबिक इसके बाद गुस्सा व्यक्ति को धीरे धीरे अपनी गिरफ्त में लेने लगता है, जिसकी वजह से शरीर में कुछ और केमिकल्स रिलीज होते हैं। ऐसे में कुछ वक्त के लिए इंसान अपने शरीर में सामान्य से ज्यादा ताकत महसूस करने लगता है और यही वजह होती है और यही वक्त होता है जो गुस्से में कुछ भी कर गुजरने के लिए एक व्यक्ति को उकसाता है। ऐसी स्थिति में आपको अपने गुस्से पर संयम रखना सीखना होगा, जिसे आप अंग्रेजी में एंगर मैनेजमेंट कहते हैं। जब भी आपको गुस्सा आए तो सबसे पहले उसकी वजह के बारे में जरूर सोचें कि आपको गुस्सा आ क्यों रहा है। कोशिश करें कि जिस बात पर गुस्सा आ रहा है उस पर ध्यान ना दें, वहां से अपना ध्यान हटाएं। एक पुरानी सलाह है कि गुस्सा आने पर रिएक्ट करने से पहले मन में 1 से 10 तक गिनती गिने। जानकारों के मुताबिक एक्सरसाइज करने से भी गुस्सा कंट्रोल में रहता है और लंबी और गहरी सांस लेकर भी आप अपने गुस्से को काबू में रख सकते हैं। बातचीत न करने पर रिश्तों में खालीपन आ जाता है। अगर आपके मन में किसी के प्रति कोई नाराजगी है या आपको किसी से कोई शिकायत है तो खामोश मत रहिए, उससे बात कीजिए। दूसरे पर आरोप लगाने से कभी भी किसी रिश्ते में मजबूती नहीं आती। लोग सिर्फ अपनी ईगो को संतुष्ट करने के लिए ऐसा करते हैं, लेकिन आखिर में ईगो यानी अपने अहम से नुकसान ही होता है। खुद को सही साबित करने के लिए बहस करने की बजाय इस बात पर विचार कीजिए कि आप किस तरह समझदारी से अपने रिश्तों को मजबूत कर सकते हैं। और अब आपके लिए यानी आपकी जेब के लिए काम की बात। देश की अर्थव्यवस्था को जब काले धन और नकली करेंसी के दीमक ने खाना शुरू किया तो सरकार ने नोटबंदी जैसा सख्त कदम उठाया। इस समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए सरकार ने कैशलेस ट्रांजैक्शंस को बढ़ावा दिया है, लेकिन भारत की कैशलेस वाली राह में बहुत सारे स्पीड ब्रेकर्स मौजूद हैं और आज हम इन्हीं स्पीड ब्रेकर्स का एक डीएनए टेस्ट करेंगे। सरकार चाहती है कि जब भी आप कोई सामान खरीदें या कोई सर्विस लें तो उसके लिए कैश पेमेंट ना करें। सरकार की तरफ से तमाम तरह की एप्स लॉन्च की गई हैं ताकि कैश का झंझट खत्म हो जाए और मोबाइल फोन पर एक बटन दबाते ही पेमेंट हो जाए। लेकिन ये सब कुछ इतना आसान भी नहीं है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं ये हम आपको आगे आज विस्तार से समझाएंगे। इसके लिए आपको पहले एक विवाद समझना होगा जो पेट्रोलियम कंपनियों और हमारे देश के बैंक्स के बीच हुआ है। नोटबंदी के बाद कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने पेट्रोल या डीजल खरीदने पर MDR यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट हटा दिया था। अब सवाल है कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट क्या होता है। मर्चेंट डिस्काउंट रेट वो फीस होती है जो किसी भी डेबिट या क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल होने पर व्यापारियों को देनी होती है। जैसे ही नोटबंदी का वक्त खत्म हुआ यानी 30 दिसंबर के बाद बैंकों ने फिर से पेट्रोल पंप डीलर्स पर MDR लागू कर दिया।
पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन ने एमडीआर का विरोध किया और इस फैसले को एक तरफा बताया। पेट्रोल पंप डीलर्स के मुताबिक फैसले का सीधा असर उनके मुनाफे पर पड़ेगा। इसके बाद पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने यह ऐलान कर दिया कि वो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट नहीं लेंगे, बल्कि सिर्फ कैश पेमेंट ही लेंगे। और जब मामला आगे बढ़ गया तो सरकार को दखल देना पड़ा, जिसके बाद पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने डेबिट और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट नहीं लेने के फैसले को टाल तो दिया, लेकिन सिर्फ 13 जनवरी तक। इस बीच पेट्रोलियम मंत्री ने भरोसा दिया है कि 13 जनवरी के बाद भी पेट्रोल पंप्स पर कार्ड से पेमेंट जारी रहेगा। लेकिन हमारे सिस्टम में ऐसी कई खामियां मौजूद हैं जो देश को पीछे धकेल रही हैं। आपने भी ये नोट किया होगा कि कैश और कार्ड से खरीदारी करने वालों के बीच भेदभाव किया जा रहा है। हम कुछ उदाहरण देकर आज आपको यह समझाएंगे कि ऐसा कैसे हो रहा है। अगर कोई व्यक्ति फिल्म देखने के लिए सिनेमा हॉल में जाता है और वो कैश में टिकट खरीदता है तो 150 रुपए की टिकट उसे 150 रुपए में ही मिलती है। लेकिन अगर कस्टमर इसी टिकट को ऑनलाइन बुक करता है तो उसे 20 रुपए की बुकिंग फीस देनी होती है। इसके अलावा 14% की दर से 2 रुपए 80 पैसे का सर्विस टैक्स भी लिया जाता है। 0.5% यानी 10 पैसे स्वच्छ भारत सेस देना पड़ता है और 0.5% कृषि कल्याण सेस भी लिया जाता है। कुल मिलाकर 150 रुपए के मूवी टिकट के लिए यानी 150 रुपए के फिल्म के टिकट के लिए आप 173 रुपए का भुगतान करते हैं। यानी काउंटर से कैश देकर खरीदने पर यही टिकट 150 रुपए में मिलती है और ऑनलाइन खरीदने पर यही टिकट आपको 173 रुपए की मिलती है। ऐसी स्थिति में पैसा बचाने के लिए लोग ऑनलाइन टिकट बुक करवाने के बजाय काउंटर से कैश देकर टिकट खरीदना पसंद करते हैं। सरकार को सिस्टम की इन कमियों पर ध्यान देना होगा, सिर्फ बातों से कुछ नहीं होगा। कार्ड से पेमेंट पर लगान क्यों? जब बात कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ने की हो रही है तो डिजिटल पेमेंट फायदे की बात क्यों नहीं? हमारा मालिक तो हमें बोल रहा है क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से डीजल पेट्रोल लीजिए आप। हम तो टैक्सी चलाते हैं, गाड़ी मालिक की है, ड्राइवरों पे वो कैसे भरोसा करें? पर 4 व्हीलर्स में एज एन लीटर्स के हिसाब से डलता है तो वहाँ पे डेबिट और क्रेडिट जरूर रहता है। तो आई थिंक 4 व्हीलर्स को प्रॉब्लम होगी, लेकिन 2 व्हीलर्स के लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल। अगर ऐसा होगा, ऐसा सिचुएशन आएगा और सामने एटीएम होगा और उस एटीएम में कैश नहीं होगा तो हम ऑन द वे कैसे होंगे? क्यों ग्राहक या कारोबारी को डिजिटल पेमेंट पर किसी भी तरह का चार्ज देने पर मजबूर होना पड़े? भी कैश मार्केट में तो इतना है नहीं कि कोई आदमी कैश है, पेट्रोल पंप और ये सब एक्सपेंसिव। ये खाली पेट्रोल पंप की बात नहीं है, एवरीवेयर रेस्टोरेंट सब जगह ये दिक्कत होने वाली है। कैशलेस सुविधाएं आपको दी गई हैं, इस तरह के हिंड्रेंसेस जो हैं पढ़े लिखे लोग तो फिर भी मैनेज कर लेंगे, पर क्या ये सामने वाले व्यक्ति को डिस्करेज करती है इस तरह की चीजों को आगे यूज करने के लिए। जिसे भविष्य बताया जा रहा हो उसकी राह में एक्स्ट्रा पेमेंट के रोड़े क्यों? जो डिजिटल पेमेंट नकद अर्थव्यवस्था के खर्च को भी बचाता हो उसके साथ सौतेला व्यवहार क्यों? डिजिटल पेमेंट के एक नहीं कई फायदे हैं। अर्थव्यवस्था में भ्रष्टाचार मिटेगा, ट्रांजैक्शन भी तेजी से होगा। एक बड़ा फायदा यह भी है कि अर्थव्यवस्था में नकद लेन देन पर होने वाला खर्च भी नहीं लगता। लेकिन कंज्यूमर को अगर डिजिटल पेमेंट पर ज्यादा भुगतान करना पड़ेगा तो वो आखिर कैश पेमेंट क्यों जारी नहीं रखेगा? अगर देश को कैशलेस बनाना है तो कैश से पेमेंट सस्ती और कैशलेस पेमेंट महंगी क्यों है? यह विवाद तब शुरू हुआ जब बैंकों ने पेट्रोल पंप वालों से कार्ड से होने वाली पेमेंट पर चार्ज लेना शुरू कर दिया, जिसे एमडीआर कहा जाता है। इस फैसले के बाद सरकार तुरंत हरकत में आई और इस मामले का फौरी समाधान खोज लिया गया। 1000 रुपया के नीचे कितना आएगी, 2000 रुपया के नीचे कितनी लगेगी और 2000 रुपया के ऊपर के ट्रांजैक्शन पे कितनी कॉस्ट आएगी एमडीआर। इसके ऊपर आरबीआई की गाइडलाइन पे सबको चलना पड़ेगा, लेकिन उसकी हीट कौन लेगा? बैंक, ऑयल मार्केटिंग कंपनी, ये दोनों बात कर रहे हैं। हम कल भी आश्वस्त किए थे, जो रिटेल आउटलेट ओनर है, पेट्रोल पंप वाले हैं, ये तो एक कमीशन एजेंट के रूप में काम करते हैं। उनके ऊपर भी हम कोई पासन नहीं करें, उनके ऊपर भी कोई बोझ नहीं डालेंगे, ये भी हमने तय किया है। बाकी बैंक और ऑयल मार्केटिंग कंपनी
दोनों इस विषय पे बात चर्चा कर रहे हैं। आने वाले कुछ दिनों में इसके बारे में एक मैकेनिज्म निकाल दिया जाएगा, जिसकी आउटकम मैं पहले से ही बता दूं, ग्राहकों के ऊपर कोई बोझ नहीं आएगा, पेट्रोल पंप ओनर के ऊपर कोई बोझ नहीं आएगा। सवाल यह है कि सरकार की कैशलेस मुहिम की आवाज बैंकों तक क्यों नहीं पहुंची? क्या कैशलेस इकोनॉमी का ज्यादा फायदा बैंकों को मिल रहा है? जैसे ही मैंने पिन डाला, पेमेंट आ गई है, रिसीविंग लिखा आ रहा है और इसके बाद एक स्लिप यहाँ जनरेट होगी जिसमें लिखा गया है कि मैंने पैसे दे दिए हैं। तो कुल मिला के मैंने 380 रुपये दिए हैं। सर, इस ट्रांजैक्शन के लिए आपको कितना चार्ज लगता है? इसका 1.3%। 1.3%, यानी 100 रुपये पे 1 रुपये 30 पैसे लगता है आपका। जी जी। और पेटीएम पे कितना चार्ज लगता है? 1%। तो क्या आप ये कस्टमर से ले रहे हैं? नहीं, फिलहाल आप ही? हाँ, आप खुद ही दे रहे हैं, तो कस्टमर से नहीं ले रहे। आप जब इस बिल को देखेंगे तो आपको देखकर शायद ये लगे कि कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ 1 रुपये 30 पैसे प्रति 100 रुपये तो है ही। लेकिन अगर आप दुकानदार के नजरिए से देखें, क्योंकि वो अपनी जेब से दे रहा है और उसकी अगर 1 लाख रुपए की सेल है तो वो 1300 रुपये देगा, और अगर 10 लाख रुपए सेल है तो 13,000 रुपये। यही वो ट्रांजैक्शन चार्ज है जो इस वक्त कैशलेस इकोनॉमी में सबसे बड़ा रोड़ा है। नोटबंदी के दौर में डिजिटल वॉलेट को बहुत तेजी से अपनाया गया, लेकिन अब उसे लेकर कारोबारियों की 2 बड़ी दिक्कतें हैं। पहली दिक्कत यह है कि डिजिटल वॉलेट में हर महीने ट्रांजैक्शन की एक लिमिट होती है, और दूसरी ये कि डिजिटल वॉलेट की करेंसी को कारोबारी हर जगह इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। बालकनी के लिए मुझे कितना पे करना? 200 रुपये। 200 रुपये से ज़्यादा कुछ नहीं। तो यहाँ पर अगर मैं काउंटर पे आकर के अगर मैं कैश पेमेंट करूँ तो मुझे 200 रुपये में ये फिल्म की एक टिकट मिलती है। लेकिन यही टिकट अगर मैं इंटरनेट के जरिए बुक करने जाऊँ, यानी कि ई वॉलेट यूज़ करना चाहूँ या पेटीएम यूज़ करना चाहूँ, तो उसके लिए मुझे इस टिकट के लिए 212 रुपये चुकाने पड़ते हैं, जिसमें से 200 रुपये टिकट की प्राइस है, 2 रुपये डोनेशन है, जबकि 10 रुपये जो है सर्विस प्रोवाइडर टैक्स यहाँ पर बताया जा रहा है। यानी कि 10 रुपये का मुझे यहाँ पर घाटा होगा अगर मैं ई वॉलेट से इसका पेमेंट करता हूँ, इंटरनेट से करता हूँ। जाहिर है कि कैशलेस ट्रांजैक्शन की बात तो हो रही है, लेकिन उसे लेकर ट्रांजैक्शन करने वालों को जितनी सहूलियतें मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही। सरकार को डिजिटल पेमेंट का सिर्फ प्लेटफॉर्म ही तैयार नहीं करना होगा, बल्कि डिजिटल पेमेंट के लिए ऐसे नियम भी बनाने होंगे कि लोग डिजिटल पेमेंट को फायदे का सौदा समझें। मुंबई से राकेश त्रिवेदी और दिल्ली से यशस्विका मल्होत्रा के साथ पवन नारा, जी मीडिया, दिल्ली। कुल मिलाकर बात यह है कि भारत कैशलेस देश तभी बनेगा जब लोगों को ऑनलाइन और डिजिटल पेमेंट करने से किसी तरह का फायदा होगा। फिलहाल लोगों को डिजिटल पेमेंट करने के लिए एक अलग फीस चुकानी पड़ रही है। हमें लगता है कि यह बिल्कुल गलत है। सरकार ने अगर इस दिशा में कोई सकारात्मक कदम बहुत जल्द नहीं उठाया तो नोटबंदी का क्रांतिकारी फैसला एक तरह से बर्बाद हो जाएगा।